नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दलित बेटी की बेरहमी से हत्या के बाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के रोने का सिलसिला जारी है। पहली बार वे मीडिया के सामने दहाड़े मार मार कर रोए, लेकिन दूसरी बार माननीय सांसद महोदय के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर रो पड़े। आखिर ऐसा क्या कह दिया था सीएम योगी ने कि वे लगातार दूसरे दिन भी रो पड़े? जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल और तो सांसद महोदय के रोने का सिलसिला जारी है। मिल्कीपुर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अयोध्या सांसद ने एक बार फिर रोया। पहली बार मीडिया के सामने और दूसरी बार मंच पर जनता और मीडिया दोनों के सामने। पहली बार रोने का कारण दलित की बेटी की निर्मम हत्या मामले पर दहाड़े मार मार कर रो पड़े थे, और जब इनके रोने को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौटंकी करार दिया तो वे मंच पर उपस्थित सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश और जनता के सामने रो पड़े। आखिर सांसद जी आजकल इतना क्यों रो रहे हैं? आज इसी कारण को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर विलाप। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद सोमवार को फिर अखिलेश यादव के सामने रो पड़े। मिल्कीपुर की चुनावी रैली में उन्होंने सीएम योगी पर रोते हुए पलटवार किया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि वे कहते हैं कि हम बदला लेंगे। आखिर किस बात का बदला लेंगे? दलित बेटी की हत्या पर कल मैं रो रहा था, जबकि योगी बाबा ने कहा कि यहां का सांसद नौटंकी कर रहा है। सपा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें कुत्ता बताया, कुत्ते की पूंछ बताया। आइए सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान और उस पर सांसद अवधेश प्रसाद की क्या है प्रतिक्रियाएं, आइए जानते हैं। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है। हम पारसी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। और जब ये बात सुना कि यहाँ का सांसद नौटंकी करता है और क्या क्या कह दिया है, क्या क्या कह दिया है, हमें कुत्ता बनाया, ये कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया, ये अपमान है। और यहां तक के शासन के मंत्रियों ने यहां तक कहा, जब से यहां के लोगों ने एक दलित को सांसद बनाया है, अयोध्या की गरिमा घटी है। तो अभी आपने देखा कि आज मंच से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने फिर रो पड़े, फिर भावुक हो गए। इसे भावुक कहना कहेंगे या फिर रोना कहेंगे, इसे अपमान के बदले रोना कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? आखिर ये रोने का दौर क्यों जारी है? मिल्कीपुर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है, बातें हो रही हैं, लेकिन रोना भी जारी है। रोने के पीछे का तर्क क्या है, यह समझने का आज प्रयास करेंगे कि आखिर ये रोया क्यों जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस बात से भी परहेज नहीं करेंगे कि बेटियों की रक्षा जिस तरीके से होनी चाहिए इस सरकार में नहीं हो पा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिसकी सरकार है वो तो जिम्मेदार है। इस बात से भी हम इनकार नहीं करेंगे।
जिस बेटी की निर्मम हत्या पर सांसद फूट फूट कर दहाड़े मार मार कर मीडिया के सामने रो रहे थे, और आज मंच पर रोए हैं कि हमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा, पासी समाज का अपमान किया। आज उस पर भी विश्लेषण करेंगे कि चुनाव में ही क्यों याद आया, क्यों इससे पहले जिन बेटियों के साथ दुराचार हुआ था उस पर क्या इतनी रुलाई आई थी आपको। ये सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कृष्ण प्रताप सिंह जी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राजेंद्र कात्यायन जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम चेहरे की मुस्कुराहट नहीं देखेंगे अपने मेहमानों के, क्योंकि आज एक गंभीर मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं। हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं एक क्षण के लिए कि सांसद ने रोया है, सांसद के आंखों से आंसू गिरे हैं, लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वास्तव में जिस दलित की बेटी के साथ दुराचार हुआ है, नृशंस हत्या की गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को नौटंकी कहा है कि सांसद जी नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो नौटंकी किए होंगे, क्योंकि इस तरह से इस समय, चुनाव के समय, अगर जो इस तरह की रुदन, इस तरह के विलाप होते हैं तो इस पर होते हैं कटाक्ष। लेकिन यह भी सही है कि वो परिवार इस तरह से दहाड़े मारकर रो रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सदमे में होगा वो परिवार। सांसद महोदय की ये रुदन, ये विलाप, नौटंकी हो सकता है, लेकिन उस परिवार का नहीं, जिस परिवार की बेटी के साथ ऐसे घृणित कार्य हुए हैं। कृष्ण प्रताप सिंह जी, नेता बीजेपी, सबसे पहला सवाल ये, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे देने वाली यह सरकार, इन सरकार में बेटियों के साथ रेप, और रेप के बाद इस तरह से हत्या स्वीकार्य नहीं है। जवाब आपको देना होगा। नमस्कार जी, नमस्कार देवेंद्र जी। अयोध्या में जो घटना घटित हुई है, एक बेटी की रेप के बाद हत्या, जो घटना प्रकाश में आई है, बहुत दुखद है। उस बेटी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि, उस बेटी के परिवार के प्रति भारतीय जनता पार्टी परिवार की पूरी संवेदना है। लेकिन जिस तरीके से वहां के सांसद नौटंकी करके रो रहे थे, आपको ध्यान में होगा कि कुछ ही समय पहले समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के ऊपर भी उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र में एक बेटी पर रेप करने का आरोप लगा था। तब सांसद जी संसद भवन में खड़े होकर के अंग्रेजी में बयानबाजी कर रहे थे, उस नेता के साथ में खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी इस घटना से व्यथित है, दुखित है। हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप पर कहा है कि जो सांसद जी का रोना है, और आज की सभा में जो उन्होंने दोबारा से रोया है, वो रोना इस बात का है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस घटना को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस घटना की तह तक जाया जाएगा, हमारी टीम जा रही है, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उस पर काम कर रही हैं, तो मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई लाल टोपी वाला गुंडा ही उसके पीछे निकलने वाला है। जिस तरीके से 3 नाम अभी निकल कर भी आए हैं, हरिराम कोरी, विजय साहू और विजय सिंह, तो कहीं ना कहीं इसके पहले
चाहे वो कन्नौज में एक बेटी के साथ इसी तरीके की घटना घटित हुई थी, उस पर जब संलिप्तता पाई गई जांच में, तो डिप्टी सीएम सपा सरकार में डिप्टी सीएम कहे जाने वाले नवाब सिंह यादव का नाम आता है। अयोध्या में इसी तरीके की जब घटना होती है तो मोहित खान का नाम आता है। लेकिन इन दरिंदगी करने वाले लोगों को, इन गंदे मानसिकता वाले लोगों को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो भी इस पर दोषी होगा उसके ऊपर बुलडोजर चलना तय है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। रविंद्र सिंह जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, बीजेपी नेता जो हमारे साथ इस मेहमान हैं कृष्ण प्रताप सिंह जी, इनकी बातों को आपने सुना, लेकिन सवाल एक हमारा भी है, इनका तो जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल ये है कि सांसद महोदय रो रहे हैं, एक बार नहीं मंच से भी रो रहे हैं। विवश हैं क्या इतने, कुछ कर नहीं पाते? जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्या विवशता है उनके मन में? चाहकर भी जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो रोता है, जब चारों तरफ से हाथ बंधे होते हैं तो रोता है। एक सांसद का अधिकार क्या है, क्या उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं? कौन रोक रहा है, या फिर ये घड़ियाली आंसू हैं? उत्तर एक लाइन में जी। योगी आदित्यनाथ दहाड़े मार के रोए थे लोकसभा में और कह रहे थे अब मैं सामाजिक जीवन से छुट्टी ले लूंगा। तो जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर इसी में आ गया। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, इन्होंने दो घटनाओं का उदाहरण देते हुए वही योगी आदित्यनाथ की भाषा का प्रयोग किया, मोहित खान और कन्नौज का नवाब सिंह जी। मोहित खान का डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए नहीं पाया गया है। इस प्रकार से ये माना जाएगा कि इनके जो बदनाम करने का चरित्र है वह चलता रहता, अब तक भूले नहीं। कन्नौज में नवाब सिंह के साथ जो महिला गिरफ्तार हुई है, बीजेपी के वर्कर है, और उसके माँ बाप ने, उस बालिका के माँ बाप ने स्वीकार किया है कि यह बीजेपी का मिलीजुली कार थी और नवाब सिंह को वहां के एसपी और डीएम ने इस घटना से कुछ दिन पहले ही पुरस्कृत किया था। अभी योगी आदित्यनाथ दरिंदे बोल रहे थे, वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी भाषा ऐसी है कि चाहे मंच पे हो, चाहे मीडिया में हो, या विधानसभा में, लोकसभा में हो, भाषा की मर्यादा उनको मालूम ही नहीं है। संत बोलते फिर भी अपने को। अब जरा मैं दरिंदे गिना रहा हूं। अयोध्या जी में दो बालिकाओं का, एक जो मंदिर में झाड़ू पोछा करती थी, या जो अभी एक घटना घटित हुई, इनकी बलात्कार के बाद नृशंस हत्या होती, वो दरिंदे नहीं थे? वाराणसी में छात्रा के साथ बीजेपी के वर्कर सामूहिक बलात्कार करते थे, वो दरिंदे नहीं थे? शाहजहांपुर में अपनी छात्रा और अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करने वाला चिन्मयानंद दरिंदा नहीं है? हाथरस में दलित बेटी के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे नहीं थे? उसकी लाश को जला देने वाले दरिंदे नहीं थे? बात अगर नौटंकी की बात कर रहे हैं हमारे सांसद जी के रोने का, तो उस हिंदुओं के महापर्व पर जब इतने सारे श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, और जाने कितने लोग मरे हैं, झूठ बोल रही है सरकार, कोई तो हजारों भी बता रहा है, उसपे आंखें और मुंह लाल करके जो भाववेश प्रकट कर रहे थे, क्या वो भी नौटंकी थी आदित्यनाथ को? वो बताना पड़ेगा आके। ये जितनी बातें हैं इनकी चुनावी हैं, इनको हिंदू से कुछ नहीं लेना है। भारी संख्या में हिंदू मरे हैं, भारी संख्या में हिंदू लापता हुए हैं, विदेशों में बेइज्जती हुई है, विदेशी नागरिक गायब हैं, और ये घर घर जाके चिट्ठी लिखा रहे हैं सामान्य मृत्यु है। पुलिस का इंस्पेक्टर मरा है, सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर भी संज्ञान नहीं लिया इन लोगों ने। तो ये हिंदू विरोधी है, संविधान विरोधी है, और दुष्प्रचार करके सत्ता पे कायम करके सत्ता की मलाई अपने व्यापारी मित्रों को चखाते हैं। इसका परिणाम उनको मिल्कीपुर में मिल जाएगा। जी धन्यवाद। जी, इसका परिणाम उन्हें मिल्कीपुर में मिल जाएगा। राजेंद्र कात्यायन जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष बड़े ही जोरदार तरीके से रखा, लेकिन क्या एक सांसद के रोने से और किसी के ये कहने से कि फला पार्टी के दरिंदे होंगे, इससे
क्या हमारी बच्चियों का सम्मान बच रहा है? क्या जो उनके साथ नहीं होना चाहिए वो रुक रहा है? आखिर इसका मतलब क्या है? ये सब बयानबाजियों का मतलब क्या है? जो उस परिवार के साथ घटित हुआ, उस बच्ची के साथ घटित हुआ, जिस पीड़ा में वो परिवार है, उसके बाद से इस तरह की बयानबाजियों का मतलब क्या है, हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें होना कोई बड़ी बात नहीं है। और समाज अपराधी प्रवृत्ति का होता है तो वहां पर ऐसी घटनाएं भी होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मुद्दों पर जिस पर न्याय का पक्ष लेना चाहिए, वहां पर लोग अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकने लगते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि सांसद का बेटा चुनाव लड़ रहा है और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो अयोध्या सीट हार चुकी है। ऐसे में भाजपा हर हाल में मिल्कीपुर को जीतना चाहती है और जो सांसद महोदय है अयोध्या के, जो भी उपचुनाव में सपा को करारा झटका लगा है, इसलिए वह भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसे पता है कि ये आसान नहीं है, इसलिए कोई भी मौका मिल जाए उसे छोड़ना नहीं है। ये उसी की कड़ी का नतीजा है। ये रोना धोना ये सब चलता रहता है। अब ये खाली वोटों को पोलराइज करने का मसला है। ऐसे में ये कहना कि उसके साथ न्याय कराने के लिए ये लोग लगे हैं या उसके साथ कोई सिंपैथी है इनकी, ये कतई नहीं कहा जा सकता है। इन लोगों का मकसद बस खाली चुनाव का वोट को अपने पक्ष में करने के लिए, उसका राजनीतिक लाभ लेने का मंशा है। जिस वजह से ही ये लोग इस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। अब इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि वोट बैंक पूरे बढ़ चुके हैं और जो व्यक्ति तीसरे वोट बैंक में, यानी दो हिसाब बराबर है, सपा के पास वोट बैंक जो है वो सॉलिड है, भाजपा के पास जो वोट बैंक है वो सॉलिड है। अब इन दोनों वोट बैंक में अगर खिसकाव नहीं होगा इधर उधर कुछ, तो भाजपा का चुनाव जीतना तय है। लेकिन इसी वजह से सांसद महोदय ने ये जो हाथ में मौका आया उसको बनाने में अपने की कोई गलती नहीं की है। अब ये तो वक्त बताएगा कि इसका उनको कितना लाभ मिलता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होने चाहिए और उनके खिलाफ जो अपराध इस तरह के करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर न्याय का पक्ष लिया जाना चाहिए, न कि इस तरह की बयानबाजी दिए जाने चाहिए ताकि उसकी संवेदना ही मर जाए। इस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से की गई है, एक तरफ विलाप करके और एक तरह से दूसरी तरफ से इस तरह की बयानबाजी करके। कृष्ण प्रताप सिंह जी, जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने बताया कि इन दोनों पार्टियों का कोई विशेष लेना देना नहीं है उस परिवार से। मिल्कीपुर का चुनाव जीतना है, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। क्या वास्तव में पार्टियों की संवेदनाएं मर गई हैं? देखिए देवेंद्र जी की जिस पार्टी का मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगी, कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो जिस पार्टी का मुखिया अगर ये बात कहता है कि लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, तो उस पार्टी की कार्यकर्ताओं की, इस पार्टी के पदाधिकारियों की, उस पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोगों की मानसिकता क्या होगी। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारी जो पुलिस है उत्तर प्रदेश में, योगी जी के सरकार की जो पुलिस है, वो किसी मंत्री के भय से ढूंढने का काम नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को ठोकने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी के बुलडोजर का कहर अपराधियों के ऊपर लगातार चल रहा है। मैं फिर से बात कह रहा हूं कि इस घटना पर
बहुत दुखद घटना है, लेकिन जो भी इसके पीछे दोषी होगा, जो भी इस घटना में संलिप्त होगा, उस पर ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी कि इतिहास उसको याद रखेगा। जी। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हमको सनातन विरोधी कह रहे थे, हमको हिंदू विरोधी कह रहे थे। उनको याद होगा कार सेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री आज इस टीवी चैनल पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को हिंदू विरोधी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार है जिसने राहुल जी को जनेऊ पहनने पर मजबूर कर दिया, जिसने अखिलेश यादव जी को मंदिर मंदिर जाने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश जी की इसके पहले सरकार रही, मुख्यमंत्री कार्यालय में क्या होता था? मुख्यमंत्री कार्यालय पर मुसलमानों के त्योहारों पर दावतें दी जाती थी, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर नवरात्रि पूजन होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 500 वर्षों से अयोध्या के जो राजा राम, भगवान राम है हमारे, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का है जिनमें, वो भगवान का राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनता है। और इनकी सरकार के नेता, इनके इंडी गठबंधन के नेता राम मंदिर के दर्शन तक के लिए नहीं जाते, ये हमको हिंदू विरोधी कहते हैं। प्रयागराज की एक बात अभी याद आ रही थी, प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जो घटना घटित हुई वो दुखद है, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता का दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रशासन, जांच एजेंसियां और एसटीएफ अपना काम कर रही है। और एसटीएफ ने प्रथम दृष्टता जो बताया है कि कहीं ना कहीं से उस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश का काम है। और मैं इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि उस घटना में भी, जो प्रयागराज में एक दुखद घटना घटी, उस घटना में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मानसिकता के लोगों के, विरोधी मानसिकता के लोगों का हाथ आने वाला है। चलिए रविंद्र सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, ठीक है, आएंगे हम आपके पास। रविंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए। इन्होंने बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवमानना किया है कि बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलने पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों को छोड़ के रोक लगा रखी है, तो ये अवमानना है, इससे बाज आना चाहिए। कार गोलियां सब, उसके बाद इन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी की बात कही, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये झूठे हैं, प्रोपोगंडा करने वाले हैं, जो कल्याण सिंह जी को बदनाम कर सकते हैं, जो आडवाणी जी को बदनाम कर सकते हैं, वो नेताजी को भी बदनाम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इससे सहमत नहीं है हम, क्योंकि ये बयान कुशीनगर में दिया गया था, उस वक्त मैं मौजूद था, मंच से दिया था नेताजी ने। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं उस समय कुशीनगर में मौजूद था। यह बयान उस संदर्भ में दिया गया था जब कैपिटल पनिशमेंट पे रोक और ना रोक का बात करी जा रही थी, तो उन्होंने कहा था कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत सारे देशों में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब आते हैं, इन्होंने प्रभु राम की बात की, तो प्रभु राम के मंदिर को गिराने वाले भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के गुंडे, इन्होंने जाके 92 में गिरा दिया, कल्याण सिंह की सरकार के नेतृत्व में। उस समय 1990 में जब इनके 7 लाख गुंडे अयोध्या जी में घुस के वहां की जनता को लूटपाट रहे थे, तब नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल प्रयोग किया गया था। और नृपेंद्र मिश्रा आज राम तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट का अध्यक्ष है और उसका बेटा श्रावस्ती से विधायक है। और आते हैं कि ये कितने हिंदू विरोधी है। प्रभु श्री राम को उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री अवैध संतान बताता है। इनका पूर्व उप मुख्यमंत्री धीरेश शर्मा माता जानकी को टेस्टी बेबी बताता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रभु बजरंगबली को दलित बताते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू धार्मिक किताबों में, ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। ये वास्तव में हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी चरित्र है को, और श्री महाकुंभ में इनका हिंदू विरोधी चरित्र दिख गया है। उसको दबाने के लिए अभी धमकी दे रहे थे कृष्ण प्रताप, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अरे आप नाम लेके आइए, ये समाजवादी है, डरते नहीं है। आप लोग घुटनों के बल चल के आए थे 67 में कि हमें सत्ता में ले लीजिए, 70 में आए थे सत्ता में ले लिए तब भी हमने लिया, 77 में आए थे फिर धोखा दिया आपने तब भी लिया, 79 में आए थे तब भी हमको ले लिया। आप ऐसी फ्रॉड जांच एजेंसियां काम कराते रहिए, सत्ता परिवर्तन हो गया। और जी जितनी फ्रॉड एजेंसियां हैं, जितनी फ्रॉड जांच है, उनका अभी तक हम लोग जवाब नहीं देते थे। फाइल आई थी योगी आदित्यनाथ की, बार
फाइल आई थी माननीय अखिलेश जी के पास, उन्होंने बचाया था, लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे, आप भी याद रखिएगा जी। धन्यवाद जी। राजेंद्र कात्यायन जी, राजनीतिक विश्लेषक। बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप, ये सारी चीजें ठीक हैं, होती रहती हैं। राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी ही करेंगी, इसीलिए वो राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हैं। सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह की घटना, इस तरह से कह सकते हैं कि अपराध जिस तरह के हुआ है अयोध्या में उस बेटी के साथ, यह नहीं होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन यह सब नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार है, जो भी विपक्ष है, ऐसी घटना पर उसका रवैया क्या होना चाहिए? राजेंद्र जी। देखिए, आपराधिक मानसिकता समाज की खत्म तो हो नहीं सकती है जी, लेकिन इसमें देखना यह है कि सरकार का रुख कैसा है, सरकार की कार्रवाई क्या होती है। इस मामले में तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में अब वो बात नहीं रही पहले वाली कि मामले छूट जाते हों। अगर घटनाएं संज्ञान में आ जा रही हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है जी। और कार्रवाई ऐसी हो रही है जिसमें उनकी साथियां जो याद कर रही हैं जी। अब यही यहाँ पर देखना है, शासन का काम ही यही है, न्याय की व्यवस्था भी यही कहती है कि पीड़ित को न्याय मिले। पीड़ित घटना दुर्घटना हो जाती है, उसमें जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई तो करना मुश्किल ही है। जनहानि हो जाए या मानहानि हो जाए वो तो वापस नहीं मिलती है, लेकिन उसमें न्याय देना, न्याय का पक्ष लेना, यही सबसे बड़ी बात होती है और यही शासन को देखना होता है। इस मामले में योगी जी थोड़ा सा अलग नेचर के हैं। उनकी शासन व्यवस्था दृढ़ है, उनके पास बेटा बेटी कोई अपना है नहीं, उनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका बेटा बेटी है। वो ऐसा करते और वो दिखाई भी देता है। तो ऐसे में ये कहना कि घटना हो गई है तो उसमें ये बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना तय है जी। और क्योंकि इन्होंने ऐसे वक्त पर ये किया है जब ये थोड़ा और दुखद है, इसलिए मामला हाईलाइट भी ज्यादा हो रहा है जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन इस तरह से घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन सजग है और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और भी तमाम सवाल हैं जो अगले डिबेट में ज़रूर पूछेंगे। फिलहाल समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो फिर विलाप हो रहा है, छाती पीटी जा रही है और बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन उस परिवार का क्या, उस बेटी का क्या जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके शरीर का एक एक अंग यह बयां कर रहा है कि वास्तव में उसके साथ हैवानियत हुई है। उस हैवानियत का क्या, उन हैवानों का क्या? अब पकड़ करके लाइए, उन्हें दंड दीजिए, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था क्या हो सकती है कि कुछ इस तरह की हैवानियत करने वाले की रूह कांप जाए और वो देख करके ऐसे हैवान सहमे और उनके अंदर से हैवानियत निकल जाए कि अगर इस तरह की हैवानियत हम करते हैं तो इससे भयानक परिणाम हमें भोगने पड़ सकते हैं, हमारे परिवार को भोगने पड़ सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार आखिर क्यों नहीं बनाती? और जो विपक्ष छाती पीटता है, रोता है मंचों से, कैमरों के सामने, वो सरकार का इसमें सहयोग इस तरह से क्यों नहीं करता कि वास्तव में अपराधी
हैवान हैवान होते हैं, वो किसी के नहीं होते। तो हैवानियत की रूह कांप जाए ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं मिलकर के ये लोग बनाते? सिर्फ बातें करते हैं, छाती पीटते हैं, रोते हैं और घलियाली आंसू बहाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। आओ ना, विपक्ष बोले कि आइए मिलते हैं, मिलकर के ये कैसे समाज का निर्माण करते हैं कि वास्तव में हैवान की हैवानियत उनके दिमाग से निकल जाए। लेकिन नहीं, यहां तो चुनाव आते ही छाती पीटे जाएंगे, मंच से रोए जाएंगे, मंच से बयानबाजी होगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन एक बार फिर कुछ दिनों बाद हैवान अपनी हैवानियत दिखाएंगे और एक बेटी इसी तरह दरिंदगी का शिकार होगी। लगातार यह होता आ रहा है। आपने आंकड़ों में देखा, एनसीआरबी की रिपोर्ट में साल दर साल बलात्कार के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों? अगर आप लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं और करने का जज्बा रखते हैं, तो फिर ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? ये सवाल है। राजनीतिक पार्टियों से मिल्कीपुर की जनता जब ये वोट देने जाएगी तो ये पूछना चाहिए हर एक राजनेता से जो वोट लेने के लिए आपके आगे हाथ जोड़कर खड़ा है और ये कह रहा है कि मुझे वोट दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी बेटियों की सुरक्षा करेंगे। उससे पूछना चाहिए कि इस बेटी की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। आपकी सरकार थी और आप तो यहां से, आपको तो हमने जिता के भेजा था। दोनों से पूछिए और जवाब दीजिए कि बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। यह बात तभी समझ में आएगी इन बयानबाजों को, इन विलाप करने वालों को। फिलहाल आप तो खुद समझदार हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।